Good morning. Good morning, dear students. My name is Dr. Nirmal Goyal. Today in this video, we will discuss about adjustment of drawing and industrial drawing. Drawing may be given inside the trial balance. When the amount of drawing is given inside the trial balance means the accounting entry of drawing in cash or in form of goods, in form of assets or in form of services have already been prepared. In such a case, total amount of drawing will be सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ओनली। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए गए हैं, फाइनल अकाउंट बनाते समय उनका प्रेजेंटेशन सिर्फ एक जगह ही होगा। हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट की, समायोजन की। वे समायोजन जो ट्रायल बैलेंस के बाहर फुट नोट के रूप में दिए गए होते हैं और जिनका एडजस्टमेंट एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री करनी बाकी होती है। और जब हमें अकाउंटिंग एंट्री करना बाकी है तो फिर उसका बायलैटरल इफेक्ट होगा, ड्यूल एस्पेक्ट के कारण उसका बायलैटरल इफेक्ट होगा। तो व्हाट इज ड्राइंग? ड्राइंग मींस कैश, गुड्स, सर्विसेज और एसेट्स ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल, हाउसहोल्ड और डोमेस्टिक यूज। जब एक व्यवसायी द्वारा अपने व्यवसाय में से निजी या घरेलू कार्य के लिए माल का आहरण किया जाए या कोई संपत्ति जैसे फैन है, एसी है, वो अपने घर खर्च के लिए, घरेलू प्रयोग के लिए ले जाए जाए, संस्था में काम करने वाले जो कर्मचारी है जिनको वेतन और मजदूरी दी जाती है उनसे अपना घर का पर्सनल काम करवाया जाए, या बैंक से रुपए निकालकर उसका निजी प्रयोग किया जाए, तो ये सब आहरण कहलाता है। इस प्रकार नगद का आहरण हो सकता है, एक व्यवसायी द्वारा माल का आहरण किया जा सकता है, एक व्यवसायी द्वारा किसी संपत्ति का आहरण किया जा सकता है और सेवाओं का आहरण किया जा सकता है। तो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ गुड्स। और ड्राइंग इज ए पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोप्राइटर, एंड जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो सारे उसके पर्सनल अकाउंट यानी कि कैपिटल अकाउंट में से घटाए जाएंगे। सो द टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। तो अगर हम ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग की, जब हम जर्नल एंट्री की बात करें तो ड्राइंग की एंट्री हो सकती है ये ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ड्राइंग एक पर्सनल एक्सपेंस है जिससे डेबिट होगा। अगर रोकड़ धन निकालता है, कैश निकालता है तो कैश हो जाएगा, और बैंक से रुपए निकालना निजी प्रयोग के लिए बैंक हो जाएगा। अगर माल का आहरण किया जिसे वो बेचकर खरीदकर बेचने का काम करता है तो वो परचेज अकाउंट होगा, ठीक है। अगर वो जो कोई संपत्ति का आहरण करता है तो वो एसेट्स अकाउंट हो जाएगा। और अगर वो कर्मचारियों का जिनको वेतन और मजदूरी दी जाती है वो आधे समय अगर घर का काम करते हैं, आधे समय बिजनेस का काम करते हैं, तो उनको दी जाने वाली वेजेज और सैलरी है वो भी आहरण कहलाएगी और उसकी एंट्री होगी वेजेज और सैलरी अकाउंट। तो ये हमारी ड्राइंग की एंट्री होगी। और जो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो तो कैपिटल में से घटेगा। और ये ड्राइंग जो कैश और बैंक दिया है, अगर ड्राइंग का एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तब क्या करना है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट में जितना टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग है सारी वैल्यू का वो कैपिटल में से घटेगा। और टू कैश या टू बैंक, तो अगर कैश ड्राइंग किया तो दूसरी बार कैश में से घटेगा। अगर बैंक से निजी प्रयोग के लिए रुपए निकाले तो एक बार बैंक से घटेगा, एक बार कैपिटल से घटेगा, ठीक है। दूसरा, अगर वो माल का आहरण किया तो गुड्स का ड्राइंग है ना, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया, इसके कारण वो ड्राइंग तो कैपिटल में से घटेगी। और टू परचेज हुआ तो इसको क्या करेंगे?
आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय परचेज में से घटाएंगे। तो ये ड्राइंग का एडजस्टमेंट, ड्राइंग ऑफ गुड्स का। अब मान लीजिए उसने ना 5 एसी खरीदे बिजनेस के लिए, उसमें से 2 एसी उसने अपने घर पे लगाए और सारा 5 एसी का पेमेंट बिजनेस से किया, तो ये ड्राइंग ऑफ एसेट्स होगा, क्योंकि जो 5 एसी का बिल आया उसका पेमेंट पहले बिजनेस ने कर दिया। ठीक है, तो अब वो एसेट्स तो बिजनेस की हुई और अब उसका वो ड्राइंग कर रहा है, 2 एसी का जो मूल्य है ना उसकी एंट्री ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो 2 एसी का मूल्य जो है ना वो एसेट्स में से घट जाएगा। 5 एसी खरीदे, 5 में से 2 का लिख देंगे लेस ड्राइंग बैलेंस शीट बनाते समय मशीनरी में या इक्विपमेंट में, ऑफिस इक्विपमेंट में। तो उन 2 का मूल्य घटाकर 3 का ही बिजनेस की बैलेंस शीट में आएगा और 2 का मूल्य हमने एक तो एसेट्स में से घटा दिया और दूसरी बार वही मूल्य ड्राइंग के कारण कैपिटल में से घट जाएगा। ये इसका प्रेजेंटेशन। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए एक व्यक्ति जो हमारे बिजनेस में वर्कर के रूप में काम करता है और उसको 20,000 रुपये महीने का वेजेस दिया जाता है और आधे समय वो घर का काम भी करता है, तो हमने जब उसको वेजेस दिया, बुक में एंट्री होगी हमारी वेजेस टू कैश 20,000। अब हमें उसका आधा वेजेज है वो उसका ड्राइंग मानना है, तो फिर एंट्री होगी क्या, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू वेजेज। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होने के कारण वो एक बार तो कैपिटल में से घट जाएगा और 2 वेजेस करने पर वो वेजेज में से घट जाएगा। तो वेजेज अकाउंट डेबिट 10,000 था, 2 वेजेज आपने 10,000 कर दिया, तो वेजेज कितना रह गया, 10 ही रह गया। तो वेजेज को ट्रेडिंग में 10,000 रुपये ही दिखाएंगे। बिजनेस की बुक में बिजनेस के लिए वेजेज का एक्सपेंडिचर 10,000 ही हुआ और जो उसको पेमेंट पहले 20,000 किया था तो 10,000 वो ड्राइंग में कन्वर्ट हो गया। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू वेजेज हो जाएगा। तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो उसमें लिखोगे टू वेजेज 20,000 लेस ड्राइंग 10,000। तो आउटर कॉलम में ट्रेडिंग में कितना आएगा, 10,000 रुपया। और जो 10,000 रुपये ड्राइंग अकाउंट डेबिट किया वो दूसरी बार कैपिटल में से घट जाएगा। राइट, ऐसे ही सैलरी का अगर कोई एम्प्लॉय है जिसको 40,000 रुपये सैलरी मिलती है महीने का और वो बोला भाई 25% टाइम वो घर का कोई काम करता है एम्प्लॉयर के लिए, उसकी फैमिली के लिए, तो वो जो 10,000 रुपीज 1/4 सैलरी है ना वो वेजेज मानी जाएगी। तब हमने जब उसको 40,000 की सैलरी दिया तब हमारी एंट्री की सैलरी टू कैश या सैलरी टू बैंक 40,000 रुपये। और अब एंड ऑफ द ईयर इसका एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू सैलरी 10,000। तो सैलरी का 1/4 पार्ट जो है वो उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर मानना है, तब हमारी एंट्री होगी क्या, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होने के कारण वो कैपिटल में से घटेगा और टू सैलरी होने के कारण सैलरी में से घट जाएगा। तो P&L में आएगा टू सैलरी 40,000 लेस ड्राइंग 10,000, 30,000 P&L अकाउंट में आउटर कॉलम में आ जाएगा डेबिट साइड में और 10,000 रुपीज वो कैपिटल में से घट गया। दिस इज ड्राइंग। ड्राइंग मतलब आहरण। तो आहरण से तात्पर्य एक व्यवसायी द्वारा निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से निकाले गए नगद धन, माल, संपत्ति और सेवाओं से है और इन सब का एक निश्चित मूल्य होता है और वही मूल्य आहरण का मूल्य होता है। और जितना आहरण होता है वो व्यवसाय के स्वामी का व्यक्तिगत व्यय होने के कारण उसका व्यक्तिगत खाते में से घटाया जाता है। तो capital account is the personal account of the proprietor. So the total amount of drawing will be subtracted from capital. And the drawing may be in form of cash, goods, assets and services. तो अगर कैश का ड्राइंग किया तो एक बार कैश में से घटेगा, बैंक में से ड्राइंग किया तो एक बार बैंक में से घटेगा, अगर गुड्स का ड्राइंग किया तो परचेज में से घटेगा। और आपको पता है परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में आता तो वहां हम घटाएंगे कब, ये सब एडजस्टमेंट जब है ना ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखे हुए यहाँ तक। और एसेट्स का ड्राइंग किया तो एक बार एसेट्स में से घटेगा, एक बार कैपिटल में से घटेगा। वेजेज और सैलरी का आहरण तो एक बार वेजेज में से घटेगा और एक बार कैपिटल में से। सैलरी का ड्राइंग एक बार सैलरी में से घटेगा, P&L अकाउंट बनाते समय दूसरी बार कैपिटल में से घटेगा। कहने का मतलब है कि टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल एंड द ड्राइंग मे बी इन एनी फॉर्म being drawn for personal use, जिसका नरेशन हो जाएगा ये आहरण की एंट्री। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों लगाया जाता है, इसका कारण है
सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट। मैंने एक अलग से वीडियो आपको बनाकर भेजा है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट, लेखांकन के जो है संकल्पना एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग आर द जनरल गाइडलाइन, जनरल रूल्स which are universally applicable and followed by all persons working in the area of accounting. So, due to separate entity concept, a business has separate existence than that of the businessman. So, he has right to charge on his capital. A proprietor or the businessman or the owner of the business has right to charge interest on his capital. The reason is that had this amount been invested anywhere, it would have resulted certain return in form of interest and dividend. क्योंकि अगर एक व्यक्ति अपने 5 लाख 10 लाख रुपए का पैसा वो बिजनेस में कैपिटल के रूप में लगाता है तो उसको लाभ होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो अगर वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराता तो उस पर जो ब्याज मिल पाता था उस ब्याज की हानि होगी। इसी कारण एक व्यवसायी हमेशा अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाता है, क्योंकि वो उसका एक सोर्स ऑफ इनकम को बंद कर रहा है। और बिजनेस में इन्वेस्ट करने पर प्रॉफिट के रूप में तो इनकम होगी ही, लेकिन प्रॉफिट वही माना जाएगा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाने के बाद बचा रह जाता है। इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन ए बिजनेस एज कैपिटल इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ मार्केट रेट, then there will be no profit to the businessman. Interest on drawing is charged also due to separate entity concept. When a businessman has right to charge interest on his capital, then at the same time he will be liable to pay interest on his drawing, because when he has invested his amount as capital in business, it becomes money of the business. If he draw money back from the business for his household use, then the business also has right to charge interest on his drawing. And this is the separate entity concept. हिंदी में बोलते हैं पृथक अस्तित्व की संकल्पना। एक व्यवसाय का अस्तित्व व्यवसाय के स्वामी से अलग होता है। जो ही कोई बिजनेस की स्थापना की जाती है, जैसे मिस्टर सोहन लाल ने बिजनेस शुरू करा, उसका नाम हो गया सोहन लाल एंड सन्स, प्रोप्राइटर सोहन लाल। अब सोहन लाल का एंटिटी और एग्जिस्टेंस अलग है, और सोहन लाल एंड सन्स एक बिजनेस का नाम है, और वो मार्केट में सोहन लाल एंड सन्स के बिजनेस नाम से बिजनेस को जाना जाएगा। तो दिस इज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। व्हेन यू हैव इन्वेस्टेड कैपिटल, इट बिकम द money or part of liquidity of that business. But when you draw money back from your business, it will be your personal expenses, it will be your drawing, and the proprietor will become liable to pay interest on drawing. So interest on drawing is charged by the business from the businessman. So interest on drawing is income for the business. अब अगर मान लो किसी व्यवसायी ने 50,000 रुपये बिजनेस से ड्राइंग किया और उसको 10% ब्याज देना है, तो ये ब्याज भी वो प्रैक्टिकली कैश में जमा नहीं कराएगा, बिकॉज ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर द म्यूचुअल ट्रांजेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड बिजनेसमैन। ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। इसलिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हमारी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका इफेक्ट क्या होगा, यू सी इट विल फर्दर एक्सेलरेट, इट विल फर्दर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अगर एक व्यवसायी ने बिजनेस में से 50,000 रुपये निकाले तो उसका ड्राइंग 50,000 है, अब उसमें 5,000 रुपये ब्याज लगाना है एंड ऑफ द ईयर, तो उसकी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा, ड्राइंग 50,000 तो पहले से ही डेबिट था, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 था, अब आपने फिर एंड ऑफ द ईयर किया ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 रुपये, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 50,000 एंड ड्राइंग अकाउंट डेबिट 5,000, टोटल ड्राइंग उसकी कितनी होगी 55,000।
तो इसलिए ड्राइंग को भी कैपिटल में से घटाएंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो उस पर लगाया जाता है वो भी कैपिटल में से घटाएंगे, क्योंकि एक बिजनेसमैन जनरली वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा कैश में लाकर जमा नहीं कराता है. सो इट्स ए म्यूचुअल ट्रांजेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड बिजनेसमैन. एंट्री मनी फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ड्राइंग अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. नरेशन हो गया बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज. बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज. अब एंड ऑफ द ईयर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने चार्ज किया, ये हमारा बिजनेस का इनकम हुई, और बिजनेस की जो भी इनकम होती है वो हम P&L अकाउंट में क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं. यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम, डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम. अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज द डायरेक्ट इनकम ऑफ द बिजनेस which is shown in the credit side of trading account. But rest all kind of income are called as indirect income that we have discussed in a separate video related to profit and loss account, preparation of profit and loss account. So there are so many indirect income of a business other than proceeds realized from sale of goods, and they all are shown in the credit side of profit and loss account. Interest on drawing is one of the indirect income of the business, which is charged by the business from the businessman. Why? Because the business is paying interest on capital to the businessman. Ultimately, interest on drawing का अकाउंट हमने क्रेडिट किया. अब इसकी क्लोजिंग एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L. तो हमारी थर्ड एंट्री इसकी बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट to profit and loss account, being interest on drawing transfer to P&L. ये इसका नरेशन होता है. तो ड्राइंग का एडजस्टमेंट कैसे करना वो मैंने आपको पहले बता दिया. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हमने की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ये एडजस्टमेंट एंट्री क्या ड्राइंग अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इस एंट्री का इफेक्ट कहाँ होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट है ना, एक बार तो ड्राइंग में ऐड हो गई और फिर कैपिटल में से घट जाएगी, और दूसरा जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बीइंग इनकम ऑफ द बिजनेस इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो हमने एंट्री करी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L, तो P&L में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा. तो ये हमारा एडजस्टमेंट है ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, राइट. और अब हम बात करेंगे कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कैपिटल is the initial financial outlay. Capital means the money which is invested by the businessman at the time of the commencement of a new business. And capital is personal account of the proprietor. The journal entry for investment of capital is cash or bank account debit to capital. Being capital brought in, being started business with cash. When the capital is invested for the first time, the journal entry will be cash or bank account debit to capital. Narration होगा being started business with cash, right? अब during the year कभी-कभी एक businessman के द्वारा further capital invest की जाती है. In a growing business, some more financial resources are required. Then the proprietor may invest some more capital out of which personal resources. Then it will be called as additional capital. अतिरिक्त पूंजी कहलाएगा. तब भी एंट्री तो यही होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बट नरेशन क्या आ जाएगा बीइंग एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड. और वो कैपिटल जो एडिशनल कैपिटल है ना वो कैपिटल में ऐड हो जाएगी. ये मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना के भेजा है, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ए सोल ट्रेडर. उसमें मैंने आपको बताया कि कैपिटल में 3 आइटम ऐड होते हैं और 5 आइटम में वो लेस किए जाते हैं. इसको अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कैपिटल के बारे में डिटेल, तो आप मेरा वो वीडियो देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उस नाम से YouTube पे आपको मिलेगा. यू कैन सर्च बाय माय नेम
11th एंड 12th से रिलेटेड जो बेसिक कंटेंट्स हैं हमारे अकाउंट्स के सिलेबस के, उसका मेजॉरिटी ऑफ पार्ट्स पर मैंने वीडियो बनाए हैं इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, सो दैट स्टूडेंट ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस कैन इजीली अंडरस्टैंड, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद एग्जांपल in a very simple language. So try to watch that video if you want to know more about the capital and item to be added in capital and various item to be subtracted from capital. So this is the journal entry for investment of capital, and the same entry is for investment of the further capital, but we will distinguish only through narration. जैसे अगर पहली बार कैपिटल लगाएंगे तो ड्यू कैश और बैंक टू डेबिट टू कैपिटल बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और बाद में जब भी कभी एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई जाएगी द एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एंड द नरेशन विल बी फर्दर बीइंग फर्दर कैपिटल इन्वेस्टेड। कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेसमैन है जो उसकी अपनी पर्सनल कार है वो बिजनेस में ट्रांसफर कर रहा है, इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तब फिर एंट्री क्या होगी? मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। When the proprietor is bringing capital in form of assets, his personal assets is transferred to business. For example, उसकी पर्सनल कार है वो बिजनेस में ट्रांसफर कर रहा है, तब हमारी एंट्री क्या बनेगी? मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल आ जाएगी और एसेट साइड में मोटर कार जो उसकी पर्सनल थी अब वो बिजनेस की प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो कैपिटल में भी इन फॉर्म ऑफ एसेट्स, इनमें भी इन फॉर्म ऑफ कैश और थ्रू बैंक, राइट? तो दिस इज अबाउट कैपिटल, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्दर कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन फॉर्म ऑफ कैश और बैंक और एसेट्स, ये मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो चार्ज बाय द बिजनेसमैन from the business. Why? Because had this amount been invested in some other securities, then it would have resulted certain rate of income without doing any job. अगर एक व्यक्ति जिसके पास 10 लाख रुपए अगर वो 10 लाख रुपए बैंक में जमा करा देता है, then also he will earn 9%, 10% interest without doing anything. But if the same amount is invested as capital in a business, then his income in form of interest on deposit is withdrawn, and now he will earn profit or he may bear the loss in business. So he is bearing a risk. इसलिए अगर एक व्यक्ति कोई बिजनेस शुरू करता है तो अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाता है, भले वो उसकी खुद की कैपिटल है, क्योंकि सब लोगों के पास खुद का कैपिटल नहीं होता, वो बोरो करते हैं, बोरोड कैपिटल होता है, तब तो उनको ब्याज देना ही पड़ता है, इसलिए भी पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल बोरो द मनी फ्रॉम द मार्केट टू इन्वेस्ट इन ए बिजनेस, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द बोरोड कैपिटल, एंड सर्टेनली ही विल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन हिज बोरोड कैपिटल, बट व्हेन ही इज हैविंग हिज ओन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, then also it is charged because there will be withdrawn of interest in form of his deposits with the bank. अगर वो अपना पैसा बैंक में जमा रखता है, उस पर ब्याज जो मिलता था अब वो मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसने वो पैसा बिजनेस में कैपिटल के रूप में लगा दिया है, इसलिए भी उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना होता है। So interest on capital is a mutual transaction between the business and businessman. It is also a non-cash transaction, and interest on capital is charged by the businessman from the business. So for the business, interest on capital is one of the example of expenses. पूंजी पर ब्याज एक व्यवसायी द्वारा व्यवसाय से लिया जाता है, इसलिए पूंजी पर ब्याज जो है वो व्यवसाय के लिए तो व्यय हो जाता है और व्यवसायी के लिए आय हो जाता है। और चूंकि ये
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्यवसाय और व्यवसाय के बीच एक आपसी व्यवहार है, इसलिए इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा एट ए सर्टेन रेट वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड बाय द सिंपल फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? द सिंपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज अमाउंट इनटू टाइम इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, एंड अगर आपका टाइम मंथ्स में है तो डिवाइड बाय 12 होगा, और अगर आपने जो टाइम जो दिया हुआ है जिसका आप ब्याज निकाल रहे हैं वो डेज में हो तब डिवाइडेड बाय 365 और 366 हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ईयर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी कैलकुलेटेड एंड देन चार्ज, एंड इट इज टू बी एडजस्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया हमने, क्यों किया? क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंसेज है, और हमने कैपिटल को क्रेडिट किया। कैपिटल को क्रेडिट करने का मतलब है प्रोप्राइटर को क्रेडिट करना, बिकॉज द कैपिटल अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल नरेशन हो जाएगा बी इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट इज ऑलवेज ए मैटर ऑफ टाइम, सो इट विल बी चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल टू the date of preparation of financial statement of that business organization। तो जहाँ पे भी हमें ब्याज चार्ज करना है वो हमेशा एक समय पर आधारित होगा। अगर मान लो जो ओपनिंग कैपिटल थी वो तो उस पर पूरे साल भर का ब्याज लगेगा, और अगर मान लो आपने ड्यूरिंग द ईयर तो 1 लाख रुपीज और इन्वेस्ट किया तो वो किस डेट को किया, उस डेट से लेकर फाइनल अकाउंट बनाने की डेट तक कितने मंथ हुए, कितना डेज हुआ, उसका भी इंटरेस्ट निकाल के टोटल इंटरेस्ट जोड़ेंगे, वो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, और उसी से ये एंट्री होगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंट्री बनेगी। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल किया तो इसका इफेक्ट क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होने से ये बिजनेस का एक्सपेंसेज हो गया, और बिजनेस का एक्सपेंसेज होने के कारण ये पी&एल अकाउंट में डेबिट में आएगा। हमारी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। All expenses and losses are debited to profit and loss account. All indirect expenses and losses are debited to profit and loss account. Profit and loss account is that part of financial statement which is prepared at the end of the year to calculate net profit or net loss of the business. Profit and loss account disclose the ultimate operational result of the business, which may be profit or loss, and it is also prepared with the help of the trial balance. All indirect expenses and losses are debited in P&L. Indirect income and gains are credited in P&L. Interest on capital is indirect expense of the business, and that is why it is debited to P&L account. Narration लिखेंगे हम B. Interest on capital transfer to P&L. Interest on capital transfer. ठीक है, तो ये हमने एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में किया विद एग्जांपल, विद डिटेल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री सहित हमने इसके बारे में किया है। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे, वो है डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। Depreciation is charged by the businessman for all fixed assets. There are different types of assets which are used in business to achieve the main objective
required for smooth functioning of the business are land and building, plant and machinery, furniture and fixture, motor car, patent rights, trademark, copyright, license, etc. So, depending on the nature and scope of functioning of a business, different types of assets are purchased and used to achieve the main object of business. All kind of assets have a certain lifespan. When the assets are used, they are depreciated, and depreciation is a revenue nature loss of the business. What are assets? Assets are long lasting in nature. Assets are those valuable properties and rights which are purchased and possessed to achieve the main object of the business. Purchase of assets is called as capital expenditure of the business out of capital. And all kind of assets are subject to depreciation. All kind of fixed assets are subject to depreciation. No depreciation charged on any item of current assets. Fixed assets are those which can be used for a period of more than 3 years, and no business can be carried on without having the required fixed assets. What is depreciation? Depreciation is a gradual and a permanent reduction in value of all kind of fixed assets due to continuous use, passage of time, wear and tear, accident, change in technology, etc. एक बड़े व्यवसाय को संचालित करने के लिए, व्यवसाय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की स्थायी संपत्तियों की जरूरत होती है, जिनमें कैपिटल का एक बहुत बड़ा भाग विनियोजित किया गया होता है। लेकिन इन सभी स्थायी संपत्तियों का एक निश्चित जीवन काल होता है। And during the year we have to incur some expenses on repair and maintenance of the property, and even after repair and maintenance there will be a certain lifespan, and after expiry of that life the fixed assets will be totally unfit for smooth functioning of the business. So they are to be replaced, they are to be renovated after expiry of their stipulated lifespan. प्रत्येक संपत्ति का कोई न कोई एक निश्चित जीवन काल होता है, और उस जीवन काल के समाप्त होने के बाद में हमें उनको डेमोलिश करना पड़ेगा, हमें उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें फिर से एक बड़ा फंड, बड़ा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी. When the assets are used in the business organization, then we can provide better quality services to the customers and clients, and we earn profit. So a certain part of the profit is to be set aside in the name of depreciation. So depreciation is a revenue loss and it is not an expense. Expenses वो होते हैं, व्यय वे होते हैं जो नगद में चुकाए जाते हैं, लेकिन मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन एक व्यवसाय की आयगत प्रकृति की हानि है. Depreciation is continuously charged on all kind of assets because their value is coming down. जब संपत्तियों का निरंतर प्रयोग करते हैं, उनका लाइफ स्पैन, एज बढ़ता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी टूट फूट हो जाता है, घिसावट हो जाती है, कभी वो पुरानी टेक्नोलॉजी की हो जाती है, इसके कारण भी उनका मूल्य कम हो जाता है. तो किसी भी स्थायी संपत्ति के किसी भी कारण से मूल्य में होने वाली कमी को हम मूल्यह्रास कहते हैं,
और ये हमारा एक रेवेन्यू नेचर का आयकर प्रकृति की हानि है और यह एक गैर रोकड़ी मद है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। इसलिए जब हम एसेट्स खरीदते हैं तब हमारी एंट्री क्या होती है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, टू बैंक, टू क्रेडिटर, टू बिल पेबल, टू बीआर एंडोस। तो वो एसेट्स खरीदने की एंट्री है। हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की, एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन इज अ रेवेन्यू लॉस एंड इट इज चार्ज ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स, सो द एंट्री फॉर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। जिस एसेट्स पे काटा है ना उसका नाम बताएं। अगर बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन काटा है एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन काटा है तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन काटा है तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सो depreciation will always be debited at the time of adjustment entry at the end of the year when adjustment of depreciation is given outside the trial balance and the footnote। तो हमारी एक एंट्री बनेगी depreciation account debit to fixed assets being depreciation charge। ये नरेशन हो जाएगा। अब कितना depreciation चार्ज किया जाएगा? A certain rate will be given in the question or a certain amount to be charged as depreciation will be given in the question। तो हमारी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लिख दिया। जैसे मान लो एक 10 लाख का बिल्डिंग है, उसमें बोला 10% डेप्रिसिएशन काटना है, तो 10/100 into 10 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। तो ये 1 लाख से हम डेप्रिसिएशन काटेंगे। ये डेप्रिसिएशन को काटने की एंट्री है और डेप्रिसिएशन एक लॉस है, इसे एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। तो हमारी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसकी नरेशन क्या हो जाएगी? बी डेप्रिसिएशन चार्ज। ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री है इसका नरेशन। और दूसरी एंट्री जो डेप्रिसिएशन को अपन पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो बी डेप्रिसिएशन अकाउंट, बी डेप्रिसिएशन ट्रांसफर, ये आपका नरेशन बी डेप्रिसिएशन ट्रांसफर। तो ये दो एंट्री बनेगी। अब इसका अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट क्या होगा? तो डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होगी, अगर आपने मशीनरी पे डेप्रिसिएशन काटा है तो बैलेंस शीट बनाते समय एसेट साइड में मशीनरी में से उसका डेप्रिसिएशन घटाएंगे एक बार और दूसरी बार डेप्रिसिएशन एक लॉस है तो वो हमारे पी&एल अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग बना रहे हैं तो जो एसेट्स फैक्ट्री में यूज हो रही है उसका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा? उसका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा और जो ऑफिस इक्विपमेंट है उनका डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो अगर आप एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न का बना रहे, फैक्ट्री नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग कंसर्न है, तो उसका जो भी एसेट्स यूज होती है बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, उन सब का डेप्रिसिएशन है। वो एक सर्टेन रेट से काटेंगे, वो क्वेश्चन में लिखा होगा, उसकी आप अमाउंट निकालेंगे और अगर अमाउंट डायरेक्ट दी गई तब तो कैलकुलेट करना ही नहीं है, वो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन से ही एंट्री हो जाएगी। और यहाँ मैंने 2 फिक्स एसेट्स लिखा है क्योंकि फिक्स एसेट्स में सारी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार कुछ भी हो सकता है, जो दिया है उसका नाम आ जाएगा। और फिर जो डेप्रिसिएशन आपने काटा है इसको क्लोज करने के लिए एंट्री बनेगी पी&एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन बीइंग लॉस ऑफ द रेवेन्यू नेचर विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये दो जगह इफेक्ट होगा। जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है एक बार बैलेंस शीट बनाते समय एसेट्स में से घटाएंगे, संबंधित संपत्ति में से घटाया जाता है और दूसरी बार जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो लाभ हानि खाते में नाम पक्ष में लिखा जाएगा ताकि हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो सही आर्थिक स्थिति बताए और जो हमारी बैलेंस शीट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमारा सही लाभ और हानि की स्थिति बताए और जो बैलेंस शीट है वो हमारा बिजनेस का सही फाइनेंशियल पोजीशन, व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति का प्रस्तुतिकरण करे। तो एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नेसेसरी to disclose the true and fair picture of financial affairs of the business। तो बिना समायोजन के जो अंतिम खाते बनाए जाते हैं वो विश्वसनीय नहीं होते हैं क्योंकि वो एक व्यवसाय की आय और आर्थिक स्थिति का कभी भी सही चित्रण नहीं करते। तो एडजस्टमेंट आर नेसेसरी
and the accrual concept of accounting direct the way for adjustment in various items of income, expenses, losses, gains, assets, liabilities and capital according to the nature of each adjustment. तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स के बारे में डिस्कशन किया और इसी के आधार पे आप है ना अपनी बुक में एग्जाम्पल देखो और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो. आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू these adjustment. Thank you very much. Watch this video completely, share this video, subscribe this video and like this video so that certainly you will be benefited, your friends and colleagues will also be benefited. Keep your study continue. God bless you.